बल्कि उनकी मोहब्बत, उनका फ़न और उनके अल्फाज का एहसास करने का एक तरीक़ा है, एक कोशिश है हमारी। और इस कोशिश और नादानी में कुछ गलती हो जाए तो माजरत चाहेंगे। आज हम सब मिलकर उनकी ज़िंदगी के वो लम्हे याद करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और वो कलाम सुनेंगे जो उनकी रूह की आवाज़ है और रहेगी हम सब के अंदर। आप सबका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही इज्जत और उनकी यादों की सबसे बेहतरीन इजहार का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। शुक्रिया और खुश आमदीद। मैं शाम का आगाज़ एक हमारे वालिद साहब की एक किताब जो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में लॉन्च करी और उसको बुक लॉन्च किया था, रहमतुल लिल आलमीन, उसमें से एक नात कलाम पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। महबूबे किबरिया है, वो जन्नत का फूल है। महबूबे किबरिया है, वो जन्नत का फूल है। मेरा रसूल सारे जहां का रसूल है। फिर से एक बार। महबूबे किबरिया है, वो जन्नत का फूल है। मेरा रसूल सारे जहां का रसूल है। अक्सा में सबको उनकी इमामत कबूल है। नबियों में सबसे आला हमारा रसूल है। अक्सा में सबको उनकी इमामत कबूल है। नबियों में सबसे आला हमारा रसूल है। महबूब किबरिया है, जन्नत का फूल है। मेरा रसूल सारे जहां का रसूल है। राहे रसूल पाक से हटना नहीं कबूल। दुनिया मुझे जो चाहे सजा दे कबूल है। राहे रसूल पाक से हटना नहीं कबूल। दुनिया मुझे जो चाहे सजा दे कबूल है। जन्नत तुम्हारी खिदमते, जन्नत तुम्हारी खिदमते शौहर में है निहा। ए औरतों सुनो ये पयामे बुतूल है। जन्नत तुम्हारी खिदमत शौहर में है निहा। ए औरतों सुनो ये पयामे बुतूल है। ए मोमिनो तुम्हारा भी वैसा उसूल हो। खुलफाए राशिदीन का जैसा उसूल है। ए मोमिनो तुम्हारा भी वैसा उसूल हो। खुलफाए राशिदीन का जैसा उसूल है। कहते हैं जिसको कहकशां, कहते हैं जिसको, कहते हैं जिसको कहकशां सारे जहां के लोग। मेरे रसूल पाक के कदमों की धूल है। कहते हैं जिसको कहकशां सारे जहां के लोग। मेरे रसूल पाक के कदमों की धूल है। महबूब किबरिया है वो जन्नत का फूल है। मेरा रसूल सारे जहां का रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा हमारे इस महफिल के कुछ चंद लोग, अब्बू को चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग, उनकी बहुत इज्जत और उनके काम को बहुत सराहने वाले लोग, उनमें से मैं कोशिश करूंगा, मैं बुलाना चाहूँगा उद्देश्य रानी जी को कि वो आएँ और यहाँ पे अपना इजहार करें। थैंक यू।
ये ठीक है, अब ठीक है। साथियों, ये वाकई ये कोई बहुत अच्छा मौका तो नहीं है कि हम लोग मिले हैं यहाँ पर, लेकिन ये ज़रूर है कि हम एक ऐसे शख्स की याद करेंगे जो एक हस्त पहलू शख्सियत का हामिल था। असलम हमसे बहुत छोटे थे। मैं और जलीस क्लासमेट थे। असलम साहब यहाँ थे, ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। तो मुझे याद है कि जब उस्मान अली खान साहब का जनाजा उठा था, तो हम लोग वो जनाजा देखने के लिए गए थे। तो असलम को हमने हाथों से उठाकर जनाजा दिखाया था, इतने छोटे हमसे थे। लेकिन एक अजीब बात थी कि असलम में सीखने का शौक था, बताने का शौक था। और कई वक्त ये हुआ कि असलम के साथ बैठ के काम करने का भी मौका मिला, ख़ास तौर पर जब वो छोटी छोटी बातें चल रही थी ऑल इंडिया रेडियो पर। असलम, जाफ़र, अफशां, जलीस, ये लोग बैठ जाते और जलीस साहब छोटी छोटी बातें लिखते रहते। ये असलम और जाफ़र तबला बजाते थे और असलम साहब कोई गाना गाते। जब वो गाना गाते तो आमदन वो बेसुरे होते थे। तो जलीस कहते थे सुर ठीक करो असलम। तो मालूम होता था कि जलीस इनकी तरफ तवज्जो दिए हैं। ऐसे कई वाक़यात थे। एक बार असलम ने मुझसे कहा कि मखदूम मोहिउद्दीन पे फीचर करना है। मैंने कहा ठीक है, कर लो। नहीं, तुमसे लिखाना है। मैंने कहा ठीक है, लिख देती हूँ। उसको मुझसे उन्होंने 6 बार लिखवाया। मैं आम तौर से एक बार लिखने के बाद दोबारा लिखने की आदी नहीं हूँ, लेकिन उसने कहा कि यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए, और ये परफेक्शन की बात थी। मैं समझती हूँ उतना अच्छा फीचर फिर कभी मैंने लिखा भी नहीं होगा। तो दूसरा ये जो मुझे असलम की जो बात याद थी, वो जो बहुत मेरे दिल को छुई हुई है, वो है असलम का दरगाह यूसुफैन में जलीस का चेहरा मुझे दिखाना। मैं लेट हो गई थी मैयत में जाने के लिए। अब जलीस को खबर के लिए ले ही जा रहे थे। उस वक्त मैं पहुंची तो जाहिर है मैं बहुत, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी थी। तो असलम आगे बढ़ के बोले अगर उसे नहीं दिखाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और उन्होंने उस वक्त चेहरा खोल के मुझे दिखाया। बहुत बड़ी बात मैं समझती हूँ ये, कि आम तौर से ये कोई ऐसा नहीं करता है। असलम में बहुत सी बातें ऐसी थी जो दिल को छूते रहती थी। कभी वो आते बैठते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि असलम ईटीवी चले गए। फिर मैं भी अपने पाँव के चक्कर में दिल्ली इधर उधर घूमने लगी। तो असलम से कुछ दिन के लिए थोड़ा सा नाता टूटा। असलम से नहीं बल्कि हैदराबाद से भी टूट गया। तो जब वापस आए तो फिर हम लोग आपस में मिलने लगे। जलीस का इंतकाल हो गया तो फिर थोड़ी सी दूरी हो गई, छोटी छोटी बातें बंद हो गई। तो ऑल इंडिया रेडियो जाना बंद हो गया। लेकिन असलम को जब कभी कुछ होता तो वो ज़रूर मेरे पास आते थे। और एक बार वो आए तो मैंने उनका चेहरा देखा। मैंने कहा असलम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कैसी बोल रही हो? नहीं, तुम फ़ौरन जाओ। तो बहरहाल वो गए और उनको स्टंट्स पड़े। तो उन्हें फ़ोन करके बताया कि तुमको भी डॉक्टर होना चाहिए था, अगर, क्योंकि तुम्ही ने मुझे बताया कि तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, वरना मैं आराम से था। तो ये भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं छोटी छोटी अगर मैं बोलने लगूँ तो बहुत लोग कहेंगे कि आप ही खड़े हो गई, हम दूसरे को बोलने नहीं दिया। रश्मि जी बैठी है जिनका बहुत ज़माने तक उनका साथ रहा है, और उनके साथ तो उन्होंने ड्रामे भी किए हैं। असलम ने फिल्म में भी उनके साथ शायद काम किया है। और मैं समझती हूँ मेरे से ज़्यादा रश्मि उनके फनकाराना अंदाज के साथ मिली रही। और मैं ज़्यादा करके असलम मुझे जलीस के दोस्त की हैसियत से बुज़ुर्गों में शामिल करते थे, और वो भी बहुत उनकी इनायत थी। लेकिन उनके चुटकुले बराबर चलते रहते थे हम पर कि ये हुआ और वो हुआ। बहरहाल ये कई दिन से बीमार होने की वजह से मैं सोचती हूँ कि ठीक है,
साथ छूटा, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ों से भी छूट गए। जो शख्स हँसते बोलते इधर उधर फिरता रहता था, वो बिस्तर पर पड़ जाए और फिर वो उठ न सके, इससे बड़ी अजियत देखने वालों के लिए और खुद उसके लिए ठीक नहीं थी। खुदा उसको अच्छी जगह मिलेगी, ये दुआ करते हैं। और ये भी कि उनके तमाम जो भी उनके हैं, शबीना है, बच्चे हैं, इन सब को सब्र मिला है। और ये यकीनन ये उनकी कुछ ही रिवायतों को शायद आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं इसे शुक्रिया ओदेश रानी जी। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा रश्मि सेठ जी यहाँ आएँ और अपनी मोहब्बत और अपने इजहार करें। थैंक यू एवरीवन। आ, हम यहाँ जमा हुए हैं जनाब असलम फशोरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए। पर आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ असलम की ही आवाज़ में हुआ करता था। असलम फशोरी आवाज़ के धनी तो थे ही, बहुत ही आला एक्टर, राइटर, सिंगर और डायरेक्टर भी थे। और बहुत हंसमुख, बहुत आला किरदार के मालिक थे, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। मैं तो उनके साथ बहुत बहुत साल रही हूँ, तो मुझे हर हर तजुर्बा उनके साथ जो मेरा रहा है बहुत ही खुशनुमा रहा है। न जाने कितने ही प्रोग्रामों की और कितने ही मुशायरों की वो निज़ामत करते रहे हैं। बहुत से स्पीकर हुए हैं, मगर उनका अंदाज़ बयां कुछ और ही था। आज हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम सब हैदराबादी हैं, और ये सब आप जानते ही होंगे कि हैदराबाद का मुकाम दुनिया के नक्शे में बहुत नुमायाँ है। हैदराबाद का लोहा सारी दुनिया मानती है। गोलकुंडा की तलवार आज भी डेमास्कस के म्यूज़ियम में मौजूद है। हैदराबाद का कोहिनूर हीरा कभी इंग्लैंड की रानी के मुकुट की जीनत हुआ करता था। अदब, कला और बहुत सारे फील्ड्स में आज भी हैदराबाद ने बहुत सारे हीरे दुनिया को दिए हैं, और उन्हीं हीरों में एक अजीम हीरा था हमारा असलम फशोरी। मैं असलम से 1974 में, आज से 50 साल पहले, ऑल इंडिया रेडियो में मिली थी। और मैं दिल्ली में काम करती थी ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में, और बहुत बड़े बड़े धुरंधर दिग्गजों के साथ मैं काम कर चुकी थी। तो जब मुझे ये कहा गया कि भाई ये आपके डायरेक्टर हैं, तो मुझसे तो बहुत छोटे थे और एकदम बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही प्यारे बच्चे मुझे लगे वहाँ बैठे हुए। तो मैंने कहा ये क्या डायरेक्ट करेंगे, मुझे एकदम से ऐसे लगा। पर खैर उसी वक्त हमने नाटक पढ़ा और नाटक बना। नाटक पूरा जब तैयार हो गया तो मैंने कहा कमाल है, क्या किरदार निभाया उन्होंने, क्या डायरेक्शन की उन्होंने, क्या म्यूज़िक दिया उन्होंने। इतनी छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई उसी वक्त उनसे। इसके अलावा भी मैं 50 साल से उनके साथ जुड़ी रही। बहुत सारे नाटक हमने साथ किए, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारे स्टेज के नाटक करे, देन टीवी सीरियल्स किए। मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई जिनके मेरे साथ एसोसिएट वो रहे। तो हम लोगों का साथ बहुत ज़्यादा रहा, और जितना भी हम लोगों ने काम किया उसका मुझे तजुर्बा यही है कि बहुत ही प्लेजेंट रहा। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हम लोगों की फैमिलीज़ भी आपस में मिलने लगी। हमारे बच्चे, उनके बच्चे, हम लोग सब मिल के होली, ईद, दिवाली सब इकट्ठे मनाने लगे। तो ये हमारा सिलसिला चलता रहा और बहुत अच्छा चलता रहा।
एक छोटा सा किस्सा आपके साथ बांटती हूँ कि हम लोग नए रंग के लिए एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ड्रामे का नाम मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, पर उसकी राइटर थी जिलानी बानू, डायरेक्टर थे असलम फरशोरी, और मेन किरदार निभा रही थी मैं। तो हम लोगों ने वो साथ के साथ ही एडिटिंग भी चल रही थी, क्योंकि 9:30 बजे होना था, वो ब्रॉडकास्ट होना था। तो जब एडिटिंग ख़त्म हो गई, ड्रामा ख़त्म हो गया भगवान की कृपा से, तो फ़ोन आया कि शबीना को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, आप लोग सीधे हॉस्पिटल पहुंचो। तो मैं जिलानी बानू, असलम और इनको मैंने, मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया। हम चारों जने डायरेक्ट ऑल इंडिया रेडियो से हॉस्पिटल के बाहर जाके बैठ गए। अब 9:30 बजे हमारा ड्रामा ब्रॉडकास्ट होना था, तो वहीं पर हमने बैठ के नए रंग में अपना ड्रामा सुना सबने। और जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ, हमें खबर आई मुबारक हो, लड़का हुआ है। तो उस टाइम सलमान पैदा हुए थे। तो इस तरह का हमारा रिश्ता था। अब मैं असलम की कही हुई एक चंद लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। वैसे तो किस्से बहुत हैं, नाटक किए हमने। जैसे मैं एक नाटक मैंने डायरेक्ट कर रही थी, अंजू दीदी, और एंट्री दी थी कंपटीशन के लिए। अब ये लोग छोटी छोटी बातें करने के आदी, एक्सटेम्पोर बोलने के आदी, रिहर्सल ना करने के आदी। और मैं एक राइटर के प्ले को कर रही थी, उपेंद्र नाथ अश्क के, तो मुझे लग रहा था कि रिहर्सल ज़रूरी है। तो मेरे छोटे भाई का किरदार निभा रहे थे असलम, और मेरे हस्बैंड का किरदार निभा रहे थे अहमद जलीस, और छोटी बहन का किरदार निभा रही थी अफशा, और मेरी बेटी का किरदार निभा रही थी। तो मैं रोज़ वेट कर रही हूँ, हाँ रश्मि जी हम आते हैं। वो कहीं बिजी हो जाते थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स थी समथिंग। तो मुझे लगा 2 दिन रह गए हैं, क्या हम एंट्री देंगे, ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा, कैसे। और वो बड़े, उनको बहुत कॉन्फिडेंस था सबको, रश्मि जी आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छा होगा। इतना एतमाद था उनको अपने टैलेंट पे। मैं घबरा रही थी। मैं गई वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स के पास, मैंने कहा कि मैं अपनी एंट्री वापस लेने आई हूँ, हमारा एक किरदार बीमार हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तो आ गई। उसके बाद वो पूरे लोग गाड़ी में बैठ के ऑल इंडिया रेडियो गए। वहाँ जाके उन्होंने अहमद जलीस को पूछा, क्या भैया कौन सा किरदार आपका बीमार हो गया है, आप लोग एंट्री वापस ले रहे हो? नहीं नहीं, हम एंट्री वापस नहीं ले रहे, हम तो कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। अब मैं तो घबराई जा रही हूँ। रश्मि जी चिंता मत कीजिए, जिस दिन ड्रामा है, शाम को 7 बजे ड्रामा है, सुबह वो लोग ऑफिस नहीं गए, सारा दिन हम लोग रिहर्सल करते रहे। और उसके बाद हमने वो ड्रामा किया, बखूबी किया, बहुत अच्छे से किया। थोड़ी बहुत अंदर अंदर गड़बड़ें हुई जो होती हैं अक्सर, मगर ऑडियंस को कुछ नहीं पता लगा, और हमने इनाम भी जीता। ये था उनका एतमाद। तो अब उनकी ही मैं चंद लाइनें आपके सामने पढ़ती हूँ। वैसे हर रंग तो अच्छा या बुरा होता है, प्यार का रंग ना खरा ना खोटा होता है। वैसे हर रंग तो अच्छा या बुरा होता है, प्यार का रंग न खोटा न खरा होता है। ये और बात है भरोसा नहीं करते हम लोग, ये और बात है भरोसा नहीं करते हम लोग। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आ जाएं तो जहर नफरत का परोसा नहीं करते हम लोग। दोस्त तो दोस्त, अगर दुश्मन भी आ जाए तो जहर नफरत का परोसा नहीं करते हम लोग। असलम फरशोरी। और मैं ये कहना भूल गई कि असलम मेरे मुंह बोले भाई बन गए थे, और मुझसे राखी बंधवाया करते थे। तो इसलिए मैं पूरे रेडियो स्टेशन की दीदी बन गई थी, और मेरे हस्बैंड पूरे रेडियो स्टेशन के जीजा जी बन गए थे। और जीजा जी तो ऐसे बने रहे कि आज फराज भी मेरे पति को जीजा जी बुलाते हैं। असलम फरशोरी, जिन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया है,
हर चैलेंज को पार करते हुए पूरी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने इस शानदार जिंदगी को जिया है। इसी से मुतासिर होकर मैं थोड़ी सी पंक्तियां और पढ़ना चाहूँगी आपके सामने, जो असलम के किरदार को बयां करती हैं। ये मेरी एक्चुअली ये मेरी माँ की लिखी हुई पंक्तियां हैं, पर ये बहुत ही पॉजिटिव पंक्तियां हैं। मुझे इनको देख के असलम की किरदार याद आया, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। फूलों को चुनने आई हूँ, कांटों से मुझको काम नहीं। फूलों को चुनने आई हूँ, कांटों से मुझको काम नहीं। मैं गंध चुराने आई हूँ, नीरस पत्तों से काम नहीं। गंध, खुशबू, नीरस पत्तों से काम नहीं। फूलों को चुनने आई हूँ, कांटों से मुझको काम नहीं। मैं गंध चुराने आई हूँ, नीरस पत्तों से काम नहीं। मैंने डलिया में भर भर कर सुंदर ही फूल बटोरे हैं। मैंने डलिया में भर भर कर सुंदर ही फूल बटोरे हैं। मस्ती से मन भर देते हैं, रस के भरे कटोरे हैं। मस्ती से मन भर देते हैं, रस के भरे कटोरे हैं। मेरा जीवन संतोष भरा, सेटिस्फैक्शन। मेरा जीवन संतोष भरा, मुस्कान बिखेरी है मैंने। असलम ने सब जगह मुस्कान बिखेरी है। मेरा जीवन संतोष भरा, मुस्कान बिखेरी है मैंने। निश दिन मतलब रोज, निश दिन झोली में भर भर के आनंद लुटाया है मैंने। निश दिन झोली में भर भर के आनंद लुटाया है मैंने। मेरी बगिया उल्लास भरी, उल्लास हंसी खुशी। मेरी बगिया उल्लास भरी, आहों से मुझको काम नहीं, कांटों से मुझको काम नहीं। असलम की यादें, उनके शब्द अभी भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं और गूंजते रहेंगे। वो जहां भी रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, क्योंकि किसी चिराग का अपना मुकाम नहीं होता। असलम, तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारी पहचान है। मुंतज़िर रहेगी महफ़िलें, मुंतज़िर रहेंगी महफ़िलें तुम्हारी इस आवाज़ को सुनने के लिए। आधा बरस। थैंक यू रश्मि जी। अब मैं चाहूँगा आमिरुल्लाह खान साहब को कि वो यहाँ आएँ और अपने शब्दों में कुछ इजहार करें। शुक्रिया। शुक्रिया फराज। उसको लेकर चला था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूँ मैं। असलम मामू को जब हम ले गए दरगाह यूसुफैन, तो वाकई ये शेर याद आया कि उसको लेकर चला था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूँ मैं। असलम मामू से ऑब्वियसली बड़ी पुराने रवाबित, ये सब बच्चे हमारे सामने पैदा हुए। बिल्कुल बचपन से अगर मोहब्बत शफ़क़त की बात होती तो इन्हीं लोगों की होती, और असलम मामू की तो बहुत होती थी। फिर मैं आपकी तरह चला गया, रश्मि जी यानी अवधेशानी आंटी आपकी तरह हम भी चले गए दिल्ली। तो बहुत दिन नहीं मिले, लेकिन जब भी मिलते तो उसी अंदाज से, उसी शफ़क़त से। लौट के आया तो उसी अंदाज से मिले। बड़े खुश कि हम आ गए हैं दिल्ली से हैदराबाद वापस। और मुझे बस यही याद आता है कि जब हम अपने प्रोग्राम यहाँ किया करते थे बज़्म सुखन के लिए, तो तब तक असलम मामू बीमार हो चुके थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि वो शामिल नहीं होते, वो आते नहीं। हमेशा हम मुंतज़िर रहते। असलम मामू अपने किसी तरह से लड़खड़ाते हुए, किसी के सहारा लेके वहीं कहीं बैठे होते और पूरा प्रोग्राम सुनते, बड़ी शौक़ से सुनते। अक्सर बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन ये जाहिर होता था कि बड़ी पसंद से सुन रहे हैं और सराह रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं। वो एक अजीब दिन था। हम लोग सब कोविड के बाद, सारा तुमको याद होगा, हमने सोचा कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई सबकी, तो हमने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया।
यानी कोविड में उल्टी सीधी बहुत सी चीज़ें की लोगों ने, हमने क्रिकेट खेला और उसमें सबको कहा कि भाई आए, बिल्कुल उसमें उम्मीद नहीं थी कि ये भी पहुंच जाएंगे। असलम मामू अपना ट्यूब, अपना ऑक्सीजन लेके पहुंच गए वहाँ पे, क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हुए हैं और घंटों बैठे रहे। और जब मेरी बहन जो डॉक्टर है उसने देखा तो आंटी आप ही की तरह वो बोली, असलम मामू यहाँ क्या कर रहे हैं आप, आपको तो दवाखाने में होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उनको हमने फिर भेजा और वो फिर बीमार हो गए थे, लेकिन वो बैठे रहे, बड़े शौक से देखते रहे। तो वो एक अजीब अंदाज था शामिल होने का, अपना अपना अपनी मोहब्बत इजहार करने का और हम सबको एनकरेज करने का। तो जब बैठे रहते थे तो जब मैं मिलता उनसे तो बोलते थे मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं सकता मैं, लेकिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम। हमारे ऐसी छोटे मोटे प्रोग्राम कोई, वो असलम फशोरी जिसके लिए मेरे एक दोस्त ने कहा था कि वहाँ खबरस्तान में कहा कि यार अब क्या होगा, 50 साल से जो आदमी हमारी तहजीब, हमारे शहर, हमारे ज़बान का अलमबरदार था, वो ही नहीं रहा। और सबको ये ख्याल हुआ कि अब कैसे होगा। कुछ लोगों के जाने से वो क्लीशे नहीं है, वो जो खला रहती वो समझ में ही नहीं आता कि कैसे भरेगी। और असलम मामू का बिल्कुल वही हाल है कि अब कहीं भी देखो समझ ही नहीं आता कि उस जगह पे कौन आएगा। तो वही वो बैठ के वो बड़ी उससे कहते कि देखो अच्छा किया, लेकिन मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, बिलीव मी प्रोग्राम अच्छा रहा। तो वो शाज का शेर याद आता था मामू को, जब देखते हम कि उसका होना भी भरी बज़्म में है वजह सुकून, कुछ ना बोले तब भी वो मेरा तरफदार लगे। शुक्रिया आपको। शुक्रिया अमीरुल्लाह खान साहब। इससे पहले कि मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर और अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त को सामने लाऊं, मैं अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से एक छोटा सा, बिकॉज अब्बू के अदबी शोहरा, निज़ामत और इन सब चीज़ों के बारे में तो सब आप जानते होंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि वो एज ए पेरेंट कैसे थे। मैं क्लास 7th में अपना एग्ज़ाम लिख रहा था और बिल्कुल अपने जैसे हमारे पूरे उस उम्र में 90s किड्स, हमारा दिमाग था बाहर खेलने कूदने, रात दिन बाहर रहते थे। 7th के रिजल्ट्स आए और मैथ्स में मैं फेल हो गया था। टीचर ने बुलाया, बोला कि फराज, असलम भाई जो हैं आपके प्रिंसिपल साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम बोलोगे और अगर वो बात करेंगे तो तुम्हें पास कर देंगे, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ मत। मतलब ये तो 7th क्लास है और ICSE में इतना बोर्ड एग्जाम नहीं होता था उस टाइम पे, लेकिन 7th क्लास हमारे टाइम पे, आजकल तो आई हैव नो एजुकेशन, आई वुड से कंसर्न और ओपिनियन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टुडे, लेकिन आजकल के एजुकेशन में उतनी स्ट्रिक्टनेस मुझे दिखी नहीं है। इवन आई एम मैं पेरेंट राइट नाउ और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ग्लेंडल में। तो अबू आए, उनको मैंने बता दिया था कि देखिए ये सिचुएशन है, मैं फेल हो चुका हूँ और आपसे बात करनी है, काम हो जाएगा। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखा भी नहीं। सर के सामने आए और उन्होंने इंग्लिश में एक छोटी सी वर्ड बोली बस, लेट हिम रिपीट द क्लास, लेट हिम रिपीट। मैं छोटा सा था और मैंने उनके ऊपर देख के बोला कि भी विलन नंबर 1, विलन नंबर 1, यहां पे मेरा टीचर मुझे बचाने लगा हुआ है, मेरे दोस्त मुझे बचाने लगे हुए हैं, एंड माई ओन फादर गोज हॉस्टाइल, मेरे खिलाफ, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़। ह्यूमिलिएटेड, इट वॉज ए बिग ह्यूमिलिएशन। लेकिन आई थिंक मोस्ट पेरेंट्स मे नॉट हैव द करेज टू डू व्हाट दे डिड टू मी। उन्होंने मुझे सिखाया कि फेलियर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, फेलियर कुछ बंद नहीं कर रहा है तुम्हें, फेलियर तुम्हें सिखाएगा। एंड आई पास्ड 7th क्लास, मैंने बहुत से अच्छे मार्क्स से पास किया, एंड आई ऑल्सो वॉज एबल टू अंडरस्टैंड मेरा पोटेंशियल क्या है, एंड दैट ह्यूमिलिएशन मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। सो आई थिंक पेरेंटिंग का एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, देयर वर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स, लेकिन आपके सामने शेयर करना चाहता था, एंड आई डिड, एंड आई थिंक आई स्टिल डोंट फियर फेलियर एनी मोर, ह्यूमिलिएशन or anything else. I've been running communities in Hyderabad, or even if people bring me down, I'll continue doing it.
That's the courage I've been doing it. Thank you so much. I would like to call upon Professor Masood Ahmed Saab to come over here and speak on behalf of my father. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। हाज़रीन, जनाब असलम फशोरी साहब से मेरा जो ताल्लुक़ रहा, मेरी तरफ से वो 70 के दहे में, जब मैं उन्हें जानता था मगर वो मुझे नहीं जानते थे। वो नए रंग का जो प्रोग्राम था, छोटी छोटी बातें, 9:30 बजे मैं मेरे वालदैन और बहन भाई के साथ बिला नागा वो देखते थे हम लोग। ख़ास तौर से वो जो कैरेक्टर में काम करते थे, जहाँ तक मुझे याद है लाला भाई का जो कैरेक्टर था, तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता था कि क्या है हम नहीं सुनते थे। उसके बाद मैं जब तदरीस में आया तो लेट 80s में ऑल इंडिया रेडियो पे कुछ प्रोग्राम थे, वहाँ पर मुलाकात हुई। मगर मैं समझता हूँ कि पिछले 31 साल से लगातार उनसे ताल्लुक़ रहा, 31 ईयर्स से। वो बात ये थी कि 1993 का मामला था, जब मैं बहैसियत प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज दारुसलाम में काम कर रहा था। तो उस टाइम पे जो सदर थे हमारे दक्कन कॉलेज के, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब, 93 में उन्होंने असलम फशोरी साहब और मुझे ज़िम्मेदारी दी थी कि 12 रब्बीउल अव्वल का मुशायरा हम दारुसलाम में करें। तो मैंने वो एक असाइनमेंट को बिल्कुल कैजुअल तरीके से लिया था। ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो मैनेजमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो मैं समझा कि छोटी बात है। तो असलम भाई पहले साल 93 में समझाए। देखिए जनाब, बात ये है कि अपना जो मुशायरा है वो मिलादुन नबी के रोज़ हो रहा है, और पूरे हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान से आपको शायरों को बुलाना है, और पूरे दुनिया में तकरीबन 50,000 मुशायरे चलते हैं उस रोज़, मिलादुन नबी के रोज़। तो उसमें सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने ज़िम्मेदारी ये दी कि हिंदुस्तान के बल्कि पाकिस्तान के नामवर शोरा दारुसलाम में आना चाहिए। वो ज़िम्मेदारी है। आप नए हैं, नौजवान हैं, उनकी और मेरी एज में बहुत फ़र्क है। तो ये 93 में उनकी मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने बोले ये हमारी लाइफ का चैलेंज है कि आपको 12 रब्बीउल अव्वल को पीरज़ादा क़ासिम को बुलाना है कराची से, अमजद इस्लाम अमजद को बुलाना है लाहौर से, अताउल्लाह क़ासमी को बुलाना है, मेराज फैसाबादी को बुलाना है। इस तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अल्लाह के फजल से तकरीबन मैं समझता हूँ 3 साल पहले तक वो साथ में थे। तकरीबन 27 साल हम लोग लगातार काम करते थे कि साल तमाम कांटेक्ट रखना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, क्योंकि वो जो मुशायरा था 128 कंट्रीज़ को हम लाइव टेलीकास्ट करते थे दारुसलाम से। जब वो स्टेज पे रहते थे, मैं भी स्टेज पे बैठता था, तो कई फ़ोन आते थे हमें यूके से और यूएस, यूरोप वगैरह से कि लाइव प्रोग्राम चलता था। तो एक ज़िम्मेदारी थी। और तो बात यह है कि बहुत से चीज़ें सीखने का मौका मिला उनसे। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि जब से वो बीमार थे, घर में तकरीबन हर महीने 2 महीने को मेरी मुलाकात होती थी। मैं या तो फराज के घर पे बंजारा हिल पे या सन सिटी पे जाता था। उसकी एक वजह ये थी कि जो हिंदुस्तान के जो नामवर शायर थे वो उनके भी दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे, जिसमें से मुहिब कौसर कॉमन फ्रेंड थे, वो नहीं हैं। उसके बाद अंजुम बाराबंकवी, जब भी हैदराबाद आते हैं अंजुम बाराबंकवी को लेकर जाना है, या तो सन सिटी पे या बंजारा हिल पे। मैं समझता हूँ कि लास्ट मुलाकात जो हुई, अफसर दक्कनी आए थे मुंबई से। तो इस तरीके से कभी कभी मैं 3-4 शोरा हजरात को लेकर मैं घर को जाता था, पर उनकी ख्वाहिश ये थी कि इशारों से बोलते थे शबीना भाभी को, इनको सुनाओ, बोल इनको कहो कि सुनाओ। तो वो बेड रिडन थे, मगर फिर भी क्या है, उर्दू अदब और शायरी का इतना शौक़ था कि बग़ैर वो अशार सुने, बग़ैर गज़लें सुने हमें छोड़ते नहीं थे। मेरे ख्याल से लास्ट मुलाकात 1 महीना पहले हुई थी। सन सिटी को मैं गया था, वहाँ पर
अफसर दक्कनी साहब जो शायर है बॉम्बे से आए थे, और अंजुम बाराबंक भी उनको लेकर मैं घर को गया था। ये है हाजरीन, अगर शख्सियत को डिफाइन करना है, एक रॉबिन शर्मा की एक किताब है जो तकरीबन आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसका उन्वान है, टाइटल है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। आदमी की जो कामयाबी और शख्सियत है जब पता चलेंगी, जब हमारे दरमियान वो नहीं रहेगा तो कितने लोग याद करेंगे, कितने लोग अफसोस करेंगे और कितने लोग रोएंगे। तो किताब का टाइटल था हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी मौजूदगी, ये मौजूदगी गवाही दे रही है कि असलम फरशोरी कौन थे। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो ताल्लुक़ात रहे उनके साथ, ये हमारे लिए असासा है और आगे भी हम याद करते रहेंगे। और हमारे जो ताल्लुक़ात है, शबीना भाभी है, फराज है, उनसे जारी रहेंगे। आप लोग के भी जारी रहेंगे, हमारे भी जारी रहेंगे। आखिरी में मेरी एक किताब की एक लाइन है, नसर में मैंने लिखा था कि हमारा होना भी किस काम का, हमारा होना भी किस काम का, हमारे ना होने पे कोई हमें याद ना करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू प्रोफेसर मसूद। अब मैं चाहूँगा अब्बू के एक बहुत ही करीबी दोस्त और आई वुड से somebody who matches his wit and humor, उनको यहाँ पे खैर मकदम से बुलाना चाह रहा हूँ। हसन चाचा, आप यहाँ पे आइए प्लीज़। थैंक यू। शाहिद भाई, अवधेश जी, ख़ास तौर से आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप मेरे ख्याल में अब मैं उस उम्र में हूँ कि मुझसे बड़े आप दोनों ही नज़र आ रहे हैं। बल्कि अवधेश जी, आप बुरा मत मानिए, हो सकता है कि मैं आपसे छोटा हूँ, मगर आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ। एक और चीज़ ये कि मैं असलम फरशोरी के बारे में बोलने वाला हूँ। स्टेज का एक बादशाह मेरे हिसाब से, और जितना उसको काबू था ऑडियंस पे, मैं उतना ही नर्वस हूँ आपके सामने खड़ा हुआ। असलम और मेरा साथ 1969 से, मैं उसे हमेशा उससे मुतासिर रहा, उसकी ताकत गुफ्तार से। कॉलेज में स्टेज से लेकर हज़ारों लोगों के बीच मुशायरों में असलन सबको काबू में लाता। यही वो उसकी खूबी थी कि हम जब साथ होते तो मुझ जैसे बकबक करने वाले को भी वो खामोश कर देता था। हमारे घर आता तो मेरे वालिद के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारता। मेरे वालिद एक सीनियर वकील थे, वो खुर्जे यूपी से, और इसका ताल्लुक़ बदायूं यूपी से। वो अच्छे शायर थे और अपने चौवे सुनाते उसको। और असलम उर्दू दान था और एक क्रिकेटर भी। वो चौवों की दाद देता और मेरे वालिद का दिल जीत लेता। मैंने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह 2 हफ्ते पहले पूरी की है, और असलम की शादी की 50वीं सालगिरह अप्रैल में होती, अब जो अप्रैल आ रहा है। असलम चला गया, मगर वो आसपास है। उसकी औलाद में उसकी झलकियां हैं और रहेंगी। अपने माँ बाप की इताअत और ख़िदमत उन्होंने बेमिसाल की है। मैंने बहुत कम औलाद को इतनी खिदमत करते हुए प्यार मोहब्बत से देखा जितना उनको देखा है। मैं उनसे हमेशा मुतासिर रहूँगा। एक करीबी दोस्त का हमेशा के लिए चला जाना बहुत तकलीफदेह होता है। सलाउद्दीन हमारे एक दोस्त यहाँ बैठे हैं और मेरे साथ सब मुताल्लिक़ीन को वो पुरसा दे रहे हैं। एक कुछ अशार हैं
जिनसे मैंने थोड़ी सी तरमीम की है, मैं वो सुना देता हूँ कि मुझको शिकवा है मेरे दोस्त कि तुम जाते हुए ले गए साथ मेरी उम्र गुज़िश्ता की किताब। इसमें चंद मेरी बहुत कीमती तस्वीरें थीं। इसमें लड़कपन था मेरा और मेरा अहद शबाब। थैंक यू हसन चाचा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मज़हर हुसैन साहब से कि वो यहाँ आएँ और अपना इजहार करें। थैंक यू।